गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आज का एग्ज़ाम आप लोग के लिए काफ़ी शुभ होगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को करने वाले हैं। क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं वीडियो पर अंत तक बने रहें। साथ ही क्लास 10 के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकें। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला प्रश्न है टीकाकरण क्या है? मेरे प्यारे बच्चों टीकाकरण से संबंधित आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि पोलियो टीकाकरण पोलियो वायरस संक्रमण से बचाने के लिए दिया जाता है। पोलियो टीकाकरण पोलियो वायरस से संक्रमण से बचाने के लिए दिया जाता है। पोलियो एक संक्रामक वायरल वायरल संक्रमण है जो मस्तिष्क और स्पाइन कार्ड को प्रभावित करता है। यह अस्थायी पक्षाघात, मांसपेशियों की कमजोरी और कभी-कभी मौत का कारण बन सकता है। साथ ही इसके अलावा आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत 1995 में की गई थी। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2012 ईस्वी में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित किया गया। अब हम आगे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों की पोलियो टीके के प्रकार में क्या आता है, निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन जिसको आईपीवी बोलते हैं, और दूसरा होता है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन ओपीवी। कितने बूंदे पिलाई जाती है? तो 2 बूंदे पिलाई जाती है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ ही पोलियो टीकाकरण से जुड़े कुछ और बातें हैं जिसके बारे में हम आप लोग को बता देना चाहते हैं। यह प्रश्न आप लोग के एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाएंगे। तो पोलियो टीकाकरण आमतौर पर बचपन में किया जाता है। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सभी बच्चों को पोलियो के टीके लगवाने की सलाह देता है। तीसरा पॉइंट है व्यापक टीकाकरण की वजह से दुनिया भर से पोलियो लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगली पोलियो वायरस के मामले मिलते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे इलाके जहाँ पे अभी भी जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमारा पोलियो या फिर टीके से संबंधित जो प्रश्न थे उसे हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि व्यायाम से हमें क्या लाभ मिलता है? वैसे तो ये सारे वीडियो हम आप लोग को पहले से ही बता चुके हैं, लेकिन वन शॉट आप लोग के लेकर आए हैं ताकि आप लोग एक बार अच्छे से देख सके। नियमित व्यायाम करने से कई तरह के फायदे होते हैं। व्यायाम से हमें क्या लाभ मिलता है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो नियमित व्यायाम करने से हमें कई तरह के लाभ मिलते हैं। व्यायाम से शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन और हार्मोन बनते हैं जो मूड को अच्छे रखते हैं, यानी कि हमें स्वस्थ रखते हैं। साथ ही व्यायाम से शरीर में खुशहाली आती है और चिंता कम होती है। व्यायाम से जुड़े कुछ और भी बातें जो आप लोग को बताने जा रहे हैं, जैसे कि व्यायाम करने से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है। व्यायाम से हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियां का खतरा कम होता है। इसके अलावा व्यायाम से वजन कम होता है, रक्तचाप कम होता है, व्यायाम से नींद अच्छी होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो व्यायाम से हमें होते हैं। तो ऐसे प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि संक्रमण क्या है? आप लोग को बता देना चाहते हैं कि संक्रमण वैसे कभी-कभी ऐसा होता है जो जानलेवा होता है। तो संक्रमण का मतलब है जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करके गुना करता है और बीमारी पैदा करता है। तो हमारे शरीर में जब संक्रमण फैलता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो संक्रमण तब होता है जब रोगाणु शरीर के किसी हिस्से पर हमला करते हैं। वहीं संक्रमण से बीमारी और रोग उत्पन्न होते हैं। संक्रमण फैलाने के लिए रोगाणुओं का सीधा या अप्रत्यक्ष संपर्क होना जरूरी है। इसके अलावा संक्रमण दूषित दूषित जल वगैरह ये सब हो गया, दूषित से पदार्थ का सेवन करने से भी फैल सकता है। तो इन सब से रोगजनक कई तरह के होते हैं, आप लोग को बताना चाहते हैं, जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, कवक होता है और परजीवी होता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है होम हेल्थ एड का क्या मतलब है? मेरे प्यारे बच्चों, होम हेल्थ एड HHA का पूरा नाम है और छात्रों को रोगियों, बुजुर्गों और विकलांग लोगों के लिए बेसिक नर्सिंग
और व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करने वाले घरेलू सहायक के रूप में काम करने के लिए ट्रेन करता है। इसके अलावा एचएचए को नर्सों और अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल का समर्थन करने के लिए भी ट्रेन किया जाता है। साथ ही होम हेल्थ एड का प्रमुख काम क्या है, तो घरेलू देख-रेख करना और दवाई देना। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा सारे प्रश्न हम आप लोग को पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं। तो एक बार ये रिवाइज़ वीडियो है। जैविक अपशिष्ट पदार्थ क्या है? अस्पतालीय विभाग में जैव अपशिष्ट पदार्थ का निपटारा किस प्रकार करनी चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, जैविक अपशिष्ट को आमतौर पर विशेष चिकित्सा अपशिष्ट या रोगात्मक अपशिष्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार के कचरे को संक्रामक एजेंटों, मानव, पशु ऊतकों, शरीर के तरल पदार्थ या नुकीली वस्तुओं से संभावित रूप से दूषित माना जाता है। इसके अलावा अस्पतालीय विभाग के बारे में बता दें, तो जब मानव के इलाज के दौरान कटे-छँटे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसे जैव अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इसके अलावा जानवरों के इलाज के दौरान में भी जो कटे-छँटे पदार्थ निकलते हैं, उसे भी जैव अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और इसका निपटारा करना काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती है। तो इसका निपटान करने का सबसे बेस्ट तरीका है भस्मीकरण। भस्मीकरण एक बेस्ट तरीका माना जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले रक्त परीक्षण, जिसमें पूर्ण रक्त गणना की जाती है। रेडियोलॉजी परीक्षण, जिसमें एक्सरे वगैरह होता है। पैथोलॉजी, जैसे कि बायोप्सी परिणाम। विशेष परीक्षण, जिसमें फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण होता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ ही फिजियोथेरेपी के आधारभूत सिद्धांत के बारे में भी देख लेते हैं। तो फिजियोथेरेपी के बारे में आप लोग को पहले के सारे वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे शरीर में ऐंठन या मूंछ होना, जब असहनीय दर्द हो, हमारे बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पे स्ट्रेच वगैरह के माध्यम से हमें ठीक करते हैं। इसी को हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। फिजियोथेरेपी के कई आधारभूत सिद्धांत हैं। सिद्धांतों के आधार पर फिजियोथेरेपिस्ट रोगी की शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए उपचार की योजना बनाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे फिजियोथेरेपी से, जैसे फिजियोथेरेपी का मकसद है किसी व्यक्ति की गतिशीलता और कार्यक्षमता में सुधार करना होता है। साथ ही फिजियोथेरेपी में रोगी की शिक्षा, दर्द प्रबंधन और व्यायाम पर जोर दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, सारे पॉइंट को आप लोग एक बार देख लें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाएँ। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य ड्यूटी सहायकों के कर्तव्य और दायित्व। मेरे प्यारे बच्चों, एक सामान्य ड्यूटी सहायक यह सुनिश्चित करने में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है कि रोगियों के दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को तुरंत पूरा किया जाता है। उनकी मुख्य भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में शामिल है, जैसे कि बुनियादी रोगी देखभाल में सहायता करना, जैसे कि उनकी दैनिक दवा देने में मदद करना, मरीज बुजुर्गों या उनकी देखरेख में विकलांग लोगों को कपड़े पहनाना और खिलाना। तो ऐसे एक सहायक ड्यूटी के अनेक कार्य होते हैं। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि रोगियों को बिस्तर के अंदर और बाहर उनके कमरे में घूमने में सहायता भी करते हैं। अब है ओपीडी और आईपीडी में क्या अंतर है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ओपीडी में मरीज को डॉक्टर से सलाह मिलता है, निदान होता है और मामूली इलाज किया जाता है। वहीं आईपीडी में मरीजों को सर्जरी, इंटेंसिव केयर और लंबे समय तक इलाज की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, कि ओपीडी में मरीज इलाज के बाद उसी दिन घर लौट आते हैं। वहीं आईपीडी में मरीज रात भर से लेकर कई दिनों तक अस्पताल में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी होता है। इसके अलावा आगे कह रहा है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो स्वास्थ्य और स्वच्छता क्या है? दोनों में अंतर आप लोग को बता देना चाहते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। वहीं स्वच्छता का मतलब होता है साफ-सफाई से जुड़े व्यवहार और आदतें। स्वच्छता से बीमारियों का प्रसार रुकता है और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। स्वच्छता से मानसिक विकास और सामाजिक कल्याण में सुधार होता है। तो हेल्थ केयर में स्वास्थ्य सेवा क्या है? ये प्रश्न भी आप लोग को पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फिजियोथेरेपी के फ़ायदे। तो फिजियोथेरेपी के फ़ायदे में आ जाएगा, इससे चोटों से तेज़ी से उबरने में मदद मिलती है। इससे बीमारियों के कारण होने वाले दर्द में आराम मिलता है। इससे तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, देख सकते हैं, इससे चोटों की रोकथाम भी होती है।
अब है प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? प्रतिरक्षा क्या है? तो प्रतिरक्षा जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षा का मतलब है शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने की क्षमता। प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक जटिल नेटवर्क है। यह बैक्टीरिया, वायरस, कवक और कैंसर कोशिकाओं जैसे असामान्य कोशिकाओं से लड़ती है। प्रतिरक्षा के प्रकार आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जन्मजात प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा जन्म से ही मिलती है, जैसे त्वचा रोगों को रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। अनुकूली प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा जीवन भर विकसित होती है। जब हम बीमारियों के संपर्क में आते हैं या टीका लगवाते हैं तो हम अनुकूली प्रतिरक्षा विकसित करते हैं। तीसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा किसी दूसरे स्रोत से मिलती है और थोड़े समय तक चलती है, जैसे माँ का दूध बच्चों को अस्थायी प्रतिरक्षा देती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, ये भी आप लोग के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब है अपने शरीर और कपड़ों को साफ रखना। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़े कुछ और भी बातें हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें कौन-कौन से विधि अपनानी चाहिए। तो हमें हाथों को धोना चाहिए, नहाना चाहिए अच्छे से, कपड़े अच्छे से धोना चाहिए, दाँतों को अच्छे से सफाई करना चाहिए, नाखून का ट्रिम अच्छे से करना चाहिए, शौचालय का सही इस्तेमाल करना चाहिए और छींकने और खाँसने के समय मुँह को ढकना चाहिए। इस तरह से व्यक्तिगत स्वच्छता का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही स्वस्थ आहार का प्रयोग करना चाहिए, आराम करना और व्यायाम करना भी। नेक्स्ट प्रश्न आता है क्लिनिक क्या है? क्लिनिक में किस प्रकार की सेवाएँ दी जाती हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लिनिक का फिगर भी डाला गया है। जैसे क्लिनिक एक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा है जहाँ बाहरी रोगियों को निदान, उपचार और निवारक सेवाएँ दी जाती हैं। क्लिनिक अस्पताल से छोटा होता है लेकिन डॉक्टर के दफ्तर से ज़्यादा ज़्यादा सेवाएँ देता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्लिनिक में दी जाने वाली सेवाएँ मैं आप लोग को बता देना चाहते हैं। नियमित जाँच होता है, टीकाकरण होता है, छोटे घाव का इलाज, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ, बाल चिकित्सा और तुरंत देखभाल। क्लिनिक शब्द किस भाषा से बना है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। वहीं भारत में एम्बुलेंस की सेवा के लिए कितने नंबर डायल किया जाता है? तो 108 किया जाता है, आप लोग नोट करिएगा। साथ ही पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य घटक ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके ओपीवी की 2 खुराकें दी जाती है। यह अभियान सफल सिद्ध हुआ और भारत में पोलियोमाइलिटिस की दर में काफ़ी कमी आई। और आप लोग को बता भी दें कि 2012 में डब्ल्यूएचओ द्वारा पोलियो मुक्त किया गया। किसे? भारत को। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक होते हैं? तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण होते हैं जैसे कि भोजन है, व्यायाम है, नींद है, तनाव है, जीवन शैली है। और वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि स्वास्थ्य से प्रभावित कुछ कारकों पर नज़र हम लोग डाल सकते हैं, जैसे भौतिक वातावरण, जीव विज्ञान और आनुवंशिकी, संस्कृति, लिंग, आय और सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, खाद्य आपूर्ति। ये सभी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है अस्पताल में रोगी के मेडिकल रिकॉर्ड को किस प्रकार बनाए रखने चाहिए? या फिर अस्पताल में रोगी के मेडिकल रिकॉर्ड की क्या भूमिका है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अस्पताल में रोगियों के मेडिकल रिकॉर्ड में कई तरह की जानकारी होती है। इसमें रोगी की जनसांख्यिकी, बीमारियां, लक्षण, दवाएं, परीक्षणों के नतीजे शामिल होते हैं। इन रिकॉर्डों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड ईएचआर के रूप में भी रखा जाता है। आप लोग को बता दें कि अस्पताल में रखे जाने वाले मेडिकल रिकॉर्ड की जानकारी होती है, जैसे अभी बताएं पेशेंट की उम्र, लिंग, वजन और जातीयता, रोगी की बीमारियां और उनका इतिहास, रोगी को दी जाने वाली दवाएं और उनकी खुराक, रोगी के लक्षण और दुष्प्रभाव, रोगी के परिणामों के नतीजे और रोगी के टीकाकरणों की जानकारी, ये सभी रहते हैं। इसीलिए मेडिकल रिकॉर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब संक्रमण रोगों के प्रसार को कैसे रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर है। तो संक्रमण रोगों के प्रसार को रोकने के लिए हाथ धोएँ, संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका है और बार-बार साबुन और पानी से हाथ धोते रहें। साथ ही निजी स्वच्छता से जुड़ी कुछ और आदतें को अपनाया जाए, जिससे हम संक्रमण से बच सकते हैं। रोगी से जुड़े स्थानों को साफ रखें, संपर्क से बचें, टीकाकरण लगवाएँ, पतले दस्त लगने और लक्षणों का ध्यान रखें, जागरूक रहें। ये सभी हमारा जो है संक्रमण से बचाव के तरीके हैं।
अगला है स्वस्थ देखभाल वितरण मॉडल क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वस्थ देखभाल वितरण मॉडल किसी खास आबादी को स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई प्रणाली है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए शामिल सभी घटकों और प्रणालियों को शामिल किया जाता है। स्वास्थ्य देखभाल वितरण मॉडल में शामिल चीज़ें: स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले प्रदाता, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्त पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्रियाएं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदाताओं का संगठन। तो आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रोगी की देखभाल में जीडीए की क्या भूमिका होती है, या फिर सहायक की भूमिका भी आप लोग कह सकते हैं इसे। तो ये भी आप लोग का 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो रोगी के देखभाल में सहायक की निम्न भूमिका होती है, जैसे रोगी की बुनियादी देखभाल करना, रोगी की शारीरिक और भावनात्मक ज़रूरतों को ख्याल रखना, रोगी के सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण को बनाए रखना। लाल डस्टबिन के बारे में आप लोग से पूछा जाएगा। लाल डस्टबिन में किस प्रकार के कचरे आते हैं? तो रासायनिक अपशिष्ट, उद्योग अपशिष्ट, बायो और डिग्रेडेबल वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग से अस्पतालीय विभाग में पूछा जाए तो इसमें आता है सुइयाँ, सर्जिकल चाकू, शरीर के तरल पदार्थ, ड्रेसिंग पॉप, टिश्यू, सैनिटर नैपकिन, ब्लड बैग, यूरिन बैग, ट्यूबिन, ये सभी लाल डस्टबिन में अस्पताल में रखे जाते हैं, जो काफ़ी खतरनाक भी माने जाते हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं? तो आहार, व्यायाम, नींद, तनाव, पर्यावरण और जीवन शैली। तो ये सभी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अस्पतालीय विभाग में मेडिकल रिकॉर्ड में गोपनीयता की क्या भूमिका है? तो गोपनीयता का मतलब होता है सिर्फ जानकारी या खुलासा करना नहीं है, यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि मरीज की जानकारी सुरक्षित रहे। मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड को ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां किसी और को भी उन तक पहुंच हो सके। साथ ही मरीज की जानकारी को निजी और गोपनीयता तरीके से रखा जाना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है एग्जाम के लिए। रोगी के कमरे में क्या क्या होना चाहिए? तो आप लोग को एक जानकारी देना चाहते हैं कि रोगी के कमरे में हवादार और रोशनीदार होना चाहिए। रोगी के कमरे में आरामदायक और सुंदर सजावट होना चाहिए। वहीं रोगी के कमरे में बिस्तर पर लेटाते समय तकिए, रॉल और कंबल जैसे सहायक उपकरण होने चाहिए। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार के बारे में बता दें तो पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अमेरिका के डॉक्टर चिकित्सक जोनास साल्क ने किया था। उन्होंने साल 1950 के दशक में पोलियो वैक्सीन विकसित की थी। पोलियो वैक्सीन को साल्क वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसलिए आप लोग को बता दे रहे हैं। अगला है दस्तावेज सिद्धांत अवधारणाओं दस्तावेज सिद्धांत दस्तावेजों की अवधारणाओं को समझने और संचार, दस्तावेजीकरण सूचना और ज्ञान को समझने के लिए अन्य अवधारणाओं के साथ संबंध को समझने का प्रयास करता है। दस्तावेज सिद्धांत क्या है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दस्तावेज सिद्धांत के अनेक कार्य होते हैं, जैसे कि दस्तावेजों में भौतिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक पहलू होते हैं। दस्तावेजों को स्वरूपन इस तरह होना चाहिए कि वे पढ़ने में आसान हो। तो दस्तावेज का अनेक कार्य है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मेडिकल के प्रकार बताइए। तो मेडिकल के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि रोग निवारक चिकित्सा, मन चिकित्सा, औषधि चिकित्सा, आहार चिकित्सा, रस चिकित्सा, अंतःस्रावी चिकित्सा। तो मेडिकल के अनेक प्रकार होते हैं, आंतरिक चिकित्सा भी होते हैं। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व किए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करके कर रहे होंगे और करके जाएंगे। ईश्वर आप लोग के को हमेशा सफलता दे। और साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।